Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगले अर्थशास्त्री जे.आर. हिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 1904। ठीक है, 1904। ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करी है, विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है तथा प्रारंभ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एवं मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यापन का कार्य किया। ठीक है। वर्तमान में, मतलब वर्तमान तो नहीं कह सकते हम। ठीक है, प्रोफेसर जो क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर हिक्स का नाम आधुनिक अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों के उच्च स्तरीय विश्लेषण के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोफेसर हिक्स को सन 1951 में कर प्रणाली के रॉयल कमीशन का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, अर्थविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण प्रोफेसर हिक्स ने 1972 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। ठीक है, इनके प्रकाशन जो महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है इनकी वैल्यू एंड कैपिटल। ठीक है, 1939। अब इनके हम कुछ आर्थिक विचार हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थविज्ञान के क्षेत्र में उपभोक्ता की मांग, व्यापार चक्र, समान संतुलन, गतिशील आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में प्रोफेसर हिक्स के नाम उल्लेखनीय है। जहां गणितीय विश्लेषण में आप अग्रणी रहे हैं, वहीं नीति निर्धारण के संबंध में आपकी सेवाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं रही हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ एंड कैपिटल में आपने प्रोफेसर बालरस के पैरेटो द्वारा प्रतिपादित विचारों के को आगे बढ़ाया है। ठीक है, हिक्स ने पैरेटो के समान संतुलन के सिद्धांत को उन समस्याओं पर भी लागू किया है जो मूल्य और ब्याज के कारण पैदा होती हैं। आपके मुख्य आर्थिक विचार इस प्रकार हैं। ठीक है, प्रोफेसर हिक्स ने मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि उन्होंने अपने सिद्धांत मार्शल के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से ग्रहण किया है। मार्शल ने अपने मांग विश्लेषण और मुद्रा के सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया था, अर्थात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की कीमत में स्थिर अनुपात रहता है। ठीक है, परंतु इसकी आलोचना करते हुए प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि मार्शल ने आय प्रवाह की अवहेलना की, अर्थात मार्शल ने इस बात पर ध्यान दिया कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वास्तविक आय में परिवर्तन का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रोफेसर हिक्स ने मार्शल की उपयोगिता के संख्यात्मक गणना विधि की क्या की है, आलोचना की है, क्योंकि उनकी दृष्टि में उपयोगिता को नापना क्या है, असंभव है। केवल क्रम के आधार पर उपयोगिता की गणना की जाती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वस्तु की अमुक इकाई से अधिक उपयोगिता मिली और अमुक इकाई से कम। ठीक है, उपयोगिता के विश्लेषण के लिए हिक्स ने तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया है। ठीक है, संतुलन की स्थिति में दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या रहती है, उनके मूल्यों के अनुपात के बराबर रहती है। ठीक है, अपनी पुस्तक रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी में प्रोफेसर हिक्स ने मांग का नवीनतम सिद्धांतों का विवेचन किया है एवं प्रोफेसर सैमुअल्सन द्वारा प्रतिपादित प्रकट अधिमान के सिद्धांत के संबंध में उन्होंने क्या करे, अपने विचार प्रस्तुत किए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का बचत। उपभोक्ता की बचत के अंतर्गत क्या है, मार्शल की संख्यात्मक उपभोक्ता गणना के स्थान पर प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण किया है। ठीक है, प्रारंभ में तो हिक्स ने मार्शल की परिभाषा के समान उपभोक्ता मार्शल की परिभाषा के समान ही उपभोक्ता की बचत की परिभाषा में संशोधन किया है और उसे इस तरह परिभाषित किया है कि यह मुद्रा की वह मात्रा जो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप या तो उपभोक्ता को इस तरह भुगतान किया जाना चाहिए, ठीक है, या उससे ले लिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसकी कुल संतुष्टि पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसकी व्याख्या करने के लिए हिक्स ने अपने आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन का प्रयोग किया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा विनिमय का समान संतुलन। ठीक है, प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में समान संतुलन के सिद्धांत का भी विश्लेषण किया है। ठीक है, प्रोफेसर हिक्स ने इस क्षेत्र में लियोन वार्नर्स के योगदान को स्वीकार किया है। ठीक है,
हिक्स के अनुसार निश्चित कीमतों के आधार पर एक ही व्यक्ति ने उन वस्तुओं की मांग करेगा जो उनके पास नहीं है, ठीक है। उनके बदले में उन वस्तुओं को देने को तत्पर रहेगा जो उनके पास है, ठीक है। इस प्रकार हम अपनी प्रत्येक वस्तु की मांग और पूर्ति को निर्धारित कर सकते हैं। यदि कीमत प्रणाली इस प्रकार है कि वस्तुओं की मांग और पूर्ति में समानता है तो यह स्थिति विनिमय के समान संतुलन की होगी, ठीक है। हिक्स ने समान समतल सिद्धांत का प्रतिपादित न केवल स्थैतिक दशाओं में किया है वरन प्रावैधिक दशाओं में भी किया है। ये मुख्य रूप से यह जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यवहार में एक स्वतंत्र समाज किस प्रकार कार्य करती है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्थैतिक संतुलन पर अधिक ध्यान दिया है एवं उन दशाओं की खोज की है जो स्थिर संतुलन के लिए आवश्यक है। हिक्स की मान्यता है कि स्थिर संतुलन का अध्ययन प्रायोगिक दशाओं में अस्थायीता का अध्ययन का आरंभ बिंदु है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आगतों के मूल्यों एवं उत्पत्ति के अन्य साधनों की कीमत के आधार पर उद्यमी अपने लाभ की गणना कर सकते हैं, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में एक ही दिशा में होने वाले परिवर्तन की गणना होने वाली कई कठिनाई को दूर करने के लिए हिक्स ने वस्तुओं के समूह को एक वस्तु मान लिया है, ठीक है। इस प्रकार अनेक चरों को एक चर में परिवर्तित कर उसे सामान्य बना दिया गया है, ठीक है। यदि पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान पर बाजार में एकाधिकार की दशाएं विद्यमान होती हैं तो स्थिरता विद्यमान नहीं रह सकती, ठीक है, और ना ही निश्चितता के आधार पर लाभ की गणना की जा सकती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम उत्पादन का समान संतुलन, ठीक है। उत्पादन का समान संतुलन क्या है? हिक्स का विश्वास है कि उनका संतुलन का सिद्धांत उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अतः वह विनिमय के संतुलन के सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यापक है तथा उसकी सहायता से वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दीर्घकालीन समस्याओं का भी हल निकाला जा सकता है। परंतु इसके निष्कर्षों को लागू करते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसके कुछ दोष भी होंगे। दोष देखिए क्या है। उनका सिद्धांत एकाधिकार एवं अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या करता है? अवहेलना। इसमें राज्य की आर्थिक क्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें पूंजी, ब्याज, बचत, विनियोग एवं सट्टे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्रोफेसर हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में उक्त दोषों का क्या किया है? उल्लेख किया है। अगला क्या है? प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण, ठीक है। अपनी पुस्तक वैल्यू ऑफ कैपिटल में प्रोफेसर हिक्स ने प्रावैगिक अर्थशास्त्र का विवेचन किया है। स्थैतिक एवं प्रावैगिक अर्थशास्त्र का अंतर बताते हुए प्रोफेसर हिक्स कहते हैं कि आर्थिक सिद्धांत में उन भागों को मैं स्थैतिक अर्थशास्त्र कहता हूँ जिनमें हमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं होती एवं उन भागों को प्रावैगिक अर्थशास्त्र कहता हूँ जिनमें हमें तिथिकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन भागों को मैं प्रावैगिक जिनमें मतलब मात्रा का तिथिकरण करना आवश्यक होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? प्रावैगिक अर्थशास्त्र कहेंगे, और जिनमें नहीं होगा उनको स्थैतिक, ठीक है। अब हिक्स स्थिर स्थितियों के विश्लेषण को क्या मानते हैं? स्थैतिक मानते हैं। स्थिर स्थितियों से आशय ऐसी स्थितियों से है जहाँ किसी भी चीज में भी परिवर्तन नहीं होता। जब एक बार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाता है तो हिक्स के अनुसार विश्लेषण प्रावैगिक होता जाता है। अपनी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए हिक्स कहते हैं कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में हम केवल इस बात पर विचार करते हैं कि कब उसकी उत्पत्ति के साधन में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तथा कब उत्पादन किया जाता है। किंतु प्रावैगिक अर्थशास्त्र में हम बातों पर विचार करते हैं कि स्थैतिक स्थिति प्रावैगिक प्रणाली की वह विशिष्टता है जहाँ रुचि, तकनीक और साधन, इन तीनों चीजों में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उनके अनुसार स्थैतिक स्थिति में ब्याज के सिद्धांत के विकास में क्या पहुंचाइए? बाधा। यह समझ लेना आवश्यक है कि स्थैतिक स्थिति में केवल उस स्थिति में ही पूर्ण संतुलन नहीं होती जब मांग और पूर्ति चालू स्थापित कीमतों पर बराबर होते हैं, ठीक है। किंतु जब कीमतें एक समय की अवधि में स्थिर रहती हैं तो भी संतुलन की स्थिति रहती है, ठीक है। हिक्स के अनुसार संतुलन की स्थिति अस्थायी रूप से स्थापित की जा सकती है तथा किसी भी प्रणाली के दीर्घकाल का संतुलन की स्थिति बनाए रखना क्या है? कठिन है, ठीक है। व्यापार चक्र संबंधी विचार। हिक्स का विचार है कि चक्रीय उच्चावचन गुणन और त्वरक अंतःक्रिया के फलस्वरूप होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जब विनियोग किया जाता है तो गुणक प्रभाव के कारण आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है जिससे उपभोग की वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है, ठीक है। त्वरक प्रभाव के कारण उपभोग वस्तुओं में मांग में वृद्धि होने से क्या होता है? विनियोग में वृद्धि होती है, ठीक है।
ठीक है, गुणक और लेखक के संयुक्त प्रभाव के कारण उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से विनियोग में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आ जाती है। ठीक है, जब गुणक और त्वरक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं ब्याज का सिद्धांत। ब्याज का सिद्धांत क्या है? प्रोफेसर हिक्स ने मौद्रिक और अमौद्रिक तत्वों को मिलाकर ब्याज के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ऑर्ता हिक्स का सिद्धांत प्रतिष्ठित और कीन्स के ब्याज के सिद्धांत का मिश्रण है। हिक्स के अनुसार यदि 4 परिवर्तनशील तत्वों बचत, विनियोग, तरलता, पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति, ठीक है, तो बचत, विनियोग, तरलता, पसंदगी और मुद्रा की पूर्ति को आय के साथ मिला दिया जाए तो हम ब्याज के संतोषजनक सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने सिद्धांत को समझने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने 2 वक्रों का प्रयोग किया है, विनियोग बचत एवं वक्र एवं तरलता पसंदगी मुद्रा पूर्ति वक्र। ठीक है, ये 2 वक्रों का प्रयोग किया है। इन बिंदु के कटान बिंदु पर ब्याज की दर निर्धारण होता है। प्रोफेसर हिक्स ने इस ब्याज के निर्धारण का सिद्धांत कहा है। ठीक है, अब हम इस टोटल जो भी हमने अभी तक पढ़ा है इनके बारे में इनका मूल्यांकन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण प्रोफेसर हिक्स को आधुनिक अर्थशास्त्रियों में प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सामान्य संतरण और मांग के सिद्धांत के क्षेत्र में प्रोफेसर हिक्स ने पूर्ण और वैज्ञानिक विचारों की नींव की स्थापना की है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी प्रोफेसर हिक्स ने पूर्ण और वैज्ञानिक विचारों की नींव की स्थापना की और आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी उनका योगदान क्या है? सराहनीय है। उन्होंने इसका प्रायोगिक मॉडल प्रस्तुत किया है। ठीक है, और स्थैतिक विश्लेषण का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, ये था उनका आपके क्या कहते हैं कल्याण के अर्थशास्त्र के दूसरे साथी। ठीक है, थैंक यू।